Assalamualaikum second year. I hope you all are doing great. So today we are going to start another radiological procedure that is hysterosalpingography. Basically, hystero means your uterus, salpingo means fallopian tubes that are a part of female reproductive system and graphy mean to visualize. Basically, hysterosalpingography में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि मेनली फेलोपियन ट्यूब्स और यूटेराइन कैविटी को। ठीक है, क्यों ये प्रोसीजर किया जाता है? ठीक है, क्या ये प्रोसीजर पेनफुल होता है? ठीक है, इस प्रोसीजर से क्या डायग्नोसिस होती है? क्या ये प्रोसीजर ब्लॉक फ्लोपियन ट्यूब्स को खोल देता है? क्या ये प्रोसीजर करवाने के बाद फीमेल्स इमीडिएटली प्रेग्नेंट हो जाती हैं? ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है, एक पेशेंट के ज़हन में आते हैं जिस वक्त वो हमारे पास हिस्टेरो के लिए आता है या आती है। ठीक है, ये हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी बेसिकली इनफर्टिलिटी इश्यूज को ट्रीट करने के लिए फीमेल्स में किया जाता है। ठीक है, हिस्टेरोसल्पिंजियोग्राफी को हम यूटेरोसल्पिंजियोग्राफी भी कहते हैं। ठीक है, इसका करने का मकसद ही यही होता है कि फीमेल की वॉर्म जो है, बेसिकली यूट्रस जो है या यूटेराइन कैविटी है, उसको देखा जाता है इधर वो नॉर्मल है या नहीं है, या उसकी फेलोपियन ट्यूब्स पेटेंट है या नहीं। पेटेंट का मतलब होता है ओपन है या नहीं। ठीक है, अगर तो फीमेल की फेलोपियन ट्यूब्स जो है, जो भाई पेशेंट है, फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड है, ठीक है, तो इसी वजह से हो सकता है उसको इनफर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हो। ठीक है, और बाज़ात ऑलमोस्ट आप ये कह सकते हो कि इस प्रोसीजर की स्पेसिफिसिटी ऐसी है कि 60 to 75% फीमेल्स कंसीव कर लेती हैं आफ्टर हिस्टेरो। ठीक है, क्योंकि हिस्टेरो सल्पिंजोग्राफी जितनी भी आपके पास हमारे पास एबनॉर्मेलिटीज आ रही होती हैं, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ रिलेट करी होती है, जैसे एंडोमेट्रियोसिस है, एशेमन सिंड्रोम है, हाइड्रोसेल्पिंगोग्राफी में हाइड्रोसेल्पिंग्स होता है। ठीक है, हाइड्रोसेल्पिंगोग्राफी से ही वो निकला है। ठीक है, वो देखने के लिए ये हमारे पास जेनिटल ट्यूबरक्लोसिस होता है, उन सारी चीज़ों को ट्रीट करने के लिए हिस्टेरो की जाती है। अब हिस्टेरो के अलावा अल्ट्रासाउंड भी आप साथ में कर सकते हो, हार्मोनल टेस्ट भी आप कर सकते हो। ठीक है, एज अ टेक्नोलॉजिस्ट ये सारे टेस्ट आपको पता होने चाहिए कि अगर आपके पास एक फीमेल आ रही है, ठीक है, तो आपने उससे कैसे हिस्ट्री लेनी है और आपको इन टेस्ट के बारे में पता होना चाहिए। हिस्टेरो करने के लिए सबसे पहले आपको फीमेल पेशेंट जो आपके पास आ रही है उसकी हिस्ट्री लाजमी पता होनी चाहिए। हिस्ट्री में आपको उसका लास्ट मेनिस्ट्रल डेट पता होनी चाहिए, यानी उसको लास्ट पीरियड्स कब आए। ठीक है, उसकी डेट पता होनी चाहिए। ठीक है, उसकी एज पता होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट इंटरकॉर्स उसने कब किया था, ठीक है, अपने हस्बैंड के साथ, वो पता होना चाहिए। प्राइमरी प्रेगनेंसी और सेकेंडरी प्रेगनेंसी का आपने लाजमी पूछना है। ठीक है, आपने उससे पूछना है कि इससे पहले आपने कोई और टेस्ट कराए या नहीं कराए। प्राइमरी प्रेगनेंसी और सेकेंडरी प्रेगनेंसी में डिफरेंस होता है। ठीक है, प्राइमरी प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम बेबी हो रहा है। ठीक है, सेकेंडरी प्रेगनेंसी का मतलब है कि एक से ज्यादा बच्चे हैं उस औरत के। ठीक है, बहुत सारे लोग जब आप रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारी पेशेंट्स ऐसी भी आती हैं, ठीक है, जो कि सेकेंडरी प्रेगनेंसी के साथ होते हुए भी वो हिस्टेरो करवा रही होती है। क्यों? क्योंकि जी 5 बच्चियां हैं, बेटा नहीं है, इस वजह से हिस्टेरो करवा रही हूँ, इतने साल औलाद नहीं हुई। फिर ऐसे भी केसेस आते हैं कि दो दो बच्चे हैं लेकिन आखिरी बच्चा जब मेरा पैदा हुआ था वो आज से 10 साल पहले पैदा हुआ था, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है, तो इस वजह से ये प्रोसीजर परफॉर्म कराया जाता है। इस प्रोसीजर के परफॉर्म करने के बाद क्या होता है कि आपकी फ्लोपियन ट्यूब्स खुल जाती हैं। ठीक है, हिस्टेरोसेल्पिंजियोग्राफी में बेसिकली कंट्रास्ट दिया जाता है पेशेंट को। ठीक है, और जब कंट्रास्ट दिया जाता है, अगर तो पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी तो उसको इंटेंस पेन फील होगी। ठीक है, और प्रेशर फील होगा ऐसी फीमेल्स में जिनकी फेलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक्ड होंगी। ठीक है, और हिस्टेरो की स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी इस प्रोसीजर की इतनी है, लाइक आप कह सकते हो 75% है, 85% एक्यूरेट ये आपके पास डायग्नोसिस दे देता है कि ये हमारी ब्लॉक ट्यूब्स को खोल देगा। ठीक है, वो तो 100% ब्लॉक ट्यूब्स को खोल देगी। ठीक है, ये प्रोसीजर, लेकिन प्रेगनेंसी की जो रेशो है या कंसीव करने की रेशो है वो आप ये कह सकते हो कि 65 to 75% आ रही होती है। ठीक है,
मैंने आपको पहले भी बताया है कि हिस्टेरो के लिए हमारे पास जानना क्या जरूरी है, पेशेंट की हिस्ट्री। जब तक पेशेंट की हिस्ट्री आप प्रॉपर नहीं लोगे, आप उसको आगे प्रोसीजर के लिए नहीं भेजोगे। ठीक है, जब आप प्रोसीजर कर लोगे, हिस्टेरो कर लोगे, उसके बाद या तो आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक होता है हिस्टेरो पॉजिटिव और एक आ रहा होता है हिस्टेरो नेगेटिव। ठीक है, हिस्टेरो पॉजिटिव का मतलब ये है कि जो पेशेंट की फेलोपियन ट्यूब्स हैं वो परमिएबल हैं। ठीक है, परमिएबल का मतलब ये कि उनमें से कंट्रास्ट इजीली पास कर गया दोनों ट्यूब से और वो एब्डोमिनल कैविटी में जाके स्पिल कर गया है। अगर तो हमने जैसे ही वजाइना के थ्रू कंट्रास्ट दिया है पेशेंट को, मैं आगे आपको टेक्निक में बताऊंगी कि हिस्टेरो में हम कैसे कंट्रास्ट दे रहे हैं फीमेल पेशेंट को। ठीक है, जैसे ही हमने पेशेंट को कंट्रास्ट दिया है और कंट्रास्ट ट्यूब से होता हुआ एब्डोमिनल कैविटी में उसकी स्पिलेज हो गई है, तो इसका मतलब है ट्यूब्स पेटेंट है, यानी ओपन है। और ठीक है, और इसका मतलब यह है कि पेशेंट को किसी भी किस्म की ऑल्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब है हिस्टेरो पॉजिटिव है। हिस्टेरो नेगेटिव का मतलब ये है कि इधर हमारे पास यूनिलैटरल ब्लॉकेज भी हो सकती है ट्यूब्स की, या बायलैटरल ब्लॉकेज हो सकती है। यूनिलैटरल मतलब एक ट्यूब ब्लॉक हो सकती है, बायलैटरल यानी दोनों ट्यूब भी ब्लॉक हो सकती है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, जब ऑब्वियसली ट्यूब्स ब्लॉक होंगी तो वो कंट्रास्ट को पास करने नहीं देंगे उस स्ट्रक्चर से, और क्या होगा कि जब कंट्रास्ट ही पास नहीं होगा ट्यूब से तो ट्यूब्स इन्फ्लेट करना शुरू कर देंगी। ठीक है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कंट्रास्ट देने के बावजूद भी फेलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो विजुअलाइज नहीं हो पा रही होती या विजिबल नहीं हो पा रही होती। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई भी यूटेराइन मेलफॉर्मेशन या ट्यूबल मेलफॉर्मेशन होती है इस वजह से, और इस वजह से आपका हिस्टेरो नेगेटिव आता है। अगर आपके पास कोई पैथोलॉजी नहीं है, ट्यूब्स क्लियर है, तो हिस्टेरो पॉजिटिव है। अगर कोई पैथोलॉजी आ रही है, कोई मेलफॉर्मेशन आ रही है, तो हिस्टेरो नेगेटिव है। ठीक है, अच्छा जी। तो सबसे पहले अब हमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस पता है कि जी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है, ये तो सबको पता है। ठीक है, अब हम लोगों ने, आप लोगों ने, एफएससी में हम सब ने पढ़ा है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, ओव्यूलेशन फेज होता है, प्रोलिफरेटिव फेज होता है, ठीक है, फॉलिकुलर फेज होता है। ये डिफरेंट फेजेस होते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है कि जो स्पर्म होता है, ठीक है, उसने, ठीक है, एग से जाके मेट करना होता है। ठीक है, मेटिंग होती है तो हमारे पास जाइगोट बनता है ना, जो आगे जाके फिर फीटस में कन्वर्ट होता है, एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, बेबी बनता है। ठीक है, तो ये सारा एक नेचुरल फिनोमेना है जो हर बच्चे को पता होना चाहिए। अगर आप लोग भूल चुके हो तो आप लोग इसको गूगल से दोबारा पढ़ सकते हो, या अगर आपके पास अपनी बायोलॉजी की बुक्स हैं तो आप लोग वहां से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अगर ट्यूबल ब्लॉकेज है तो क्या होगा, इफ देयर इज अ ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लॉकेज, तो क्या होगा कि वो ट्यूबल ऑब्स्ट्रक्शन एग और स्पर्म को आपस में मेट करने से रोक देगी। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब्स में एग और स्पर्म जो गए होंगे उनकी मेटिंग नहीं होगी, और ऑब्वियसली फिर उसकी वजह से प्रेगनेंसी भी नहीं हो सकेगी नेचुरली। ठीक है, यहाँ तक ये चीज आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए। फिर क्या होगा, ऑब्वियसली अब ब्लॉकेज हो गई है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही, तो अब हमने फेलोपियन ट्यूब्स की इंटेग्रिटी देखनी है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देखना है कि उसके अंदर क्या मसला आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब्स जो है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रही है नहीं कर रही है, ट्यूबल पेटेंसी देखनी है। उन सब के लिए फिर हिस्टेरो की तरफ जाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक होपफुली सबको क्लियर होगा, क्योंकि ये सारा कॉमन फिनोमेना है। फिर अगर फीमेल कंसीव नहीं कर पा रही तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ हिस्टेरो ही एक फर्टिलिटी टेस्ट है, और भी डिफरेंट फर्टिलिटी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, ह्यूमन गोनोडोट्रोपिक हार्मोनल टेस्ट होता है। ठीक है, हार्मोनल टेस्ट किए जाते हैं, अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं। ठीक है, ये सारा कुछ होता है। हार्मोनल एक प्रोफाइल होती है, ठीक है, जो ओवेरियन रिजर्व को हम देखने के लिए करते हैं। ठीक है, वुमेन ओवेरियन रिजर्व का मतलब ये होता है कि हम वुमेन की ओव्यूलेटरी कैपेसिटी जो है, बेसिकली ओव्यूलेशन फेज में जब वो होती है, वो देखने के लिए भी हम हार्मोनल प्रोफाइल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, डिफरेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं जो, यानी फर्टिलिटी टेस्ट जिनको आप कह सकते हो, हम वो करते हैं। आपने ज़हन में एक बार लाजमी याद रखनी है कि हिस्टेरो के लिए फर्टिलिटी टेस्ट
बीए आप कराओगे फर्टिलिटी टेस्ट में आपके पास अल्ट्रासाउंड, हार्मोनल प्रोफाइल, ये दोनों टेस्ट भी आ जाएंगे। यानी अगर आपसे कोई पूछे फर्टिलिटी टेस्ट कौन कौन से हैं, तो आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड, ठीक है, हार्मोनल प्रोफाइल जिसमें बीटा एचसीजी आ जाता है, ठीक है, बीटा एचसीजी से पता चलता है इधर फीमेल प्रेग्नेंट है नहीं है, प्रेगनेंसी स्ट्रिप के अलावा हिस्टेरो, ठीक है, ये सारी आपके पास तीनों फर्टिलिटी टेस्ट है, ठीक है। उसके अलावा आपको मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए जो आपकी पेशेंट आ रही है उसकी, ठीक है, उसकी मैरिड लाइफ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आपने खुल के उससे सारी की सारी, ठीक है, इंफॉर्मेशन लेनी है। वहाँ पे एक परफॉर्मा पड़ा हुआ होता है, जब आप रेडियोलॉजी में काम कर रहे होते हैं आपको वो परफॉर्मा उससे साइन करवाना होता है, उसके और उसके हस्बैंड से कंसेंट लेनी होती है इस प्रोसीजर के लिए, ठीक है। आपने उससे पूछना होता है इधर कि उसके पास प्रीवियस बच्चे हैं या नहीं, यानी सेकेंडरी और प्राइमरी प्रेगनेंसी वाली चीज भी आपने उससे पूछनी है, और आपने ये भी पूछना है कि वो कितने टाइम से कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है। फिर अब सबसे पहले तो आपको पता चले नॉर्मल हिस्टेरो कैसे नजर आती है। ऑब्वियसली आपको ये पता होगा कि नॉर्मल हिस्टेरो कैसी नजर आती है, तब तो आप एबनॉर्मल से डिस्टिंग्विश कर सकोगे। ये एक आपके सामने एक नॉर्मल हिस्टेरो सेल्फिंजोग्राम दिखाया गया है, जिनमें से ये चीज जो आपको नजर आ रही है यहाँ इसके रास्ते के थ्रू कंट्रास्ट दिया जाता है। ये आपका यूट्रस है, ये राइट फ्लोपियन ट्यूब है, ये लेफ्ट फ्लोपियन ट्यूब है। अगर तो कंट्रास्ट की स्पिलेज एब्डोमिनल कैविटी में हो गई है, इसका मतलब है ट्यूब्स बिल्कुल ठीक है क्योंकि कंट्रास्ट पास हो गया। अगर तो यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, कंट्रास्ट पास नहीं करेगा, तो इसका मतलब है कोई मैलफॉर्मेशन लाजमी है यहाँ पे। मैं अभी आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ कि डिफरेंस क्या होगा। और डिफरेंट मेलफॉर्मेशन हो सकती है ना, यूट्राइन मेलफॉर्मेशन, जैसे कि हाइड्रोसेल्पिंग्स हो सकती है। हाइड्रोसेल्पिंग्स का मतलब ये होता है कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स ड्यू टू फ्लूइड बिल्डअप, ठीक है। ये आप खाली ये भी याद रख लो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स हाइड्रोसेल्पिंग्स ये है, ठीक है। एशरमैन सिंड्रोम होता है, ट्यूबल एक्लूजन हो सकती है, कोई भी इंफ्लेमेटरी डिजीज हो सकती है फीमेल पेशेंट को, ठीक है। अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। ये डिफरेंट कंडीशंस हैं जो कि पेशेंट को हो सकती हैं। अच्छा, अब एशरमैन सिंड्रोम आपको एमसीक्यू में आ सकता है। ये बेसिकली एशरमैन सिंड्रोम को आप ये कह सकते हो कि आपकी यूट्रस या जो सर्विक्स है, ठीक है, सर्विक्स क्या होता है कि ओपनिंग होती है जो यूट्रस की, उसको सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। यूट्रस या जो सर्विक्स होता है उसमें स्कैरिंग होने लग जाती है टिश्यूज की, ठीक है, जिसकी वजह से एडिशन हो जाती है, ठीक है। एडिशन होगी जिस वक्त हमारे पास स्कारिंग होने लग जाएगी टिश्यूज की, उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यूट्रस की जो वॉल है, ठीक है, वो आपस में स्टिक होना शुरू हो जाएगी और वो यूट्रस के साइज को छोटा करती जाएगी। बेसिकली श्रिंक हो जाता है एशरमैन सिंड्रोम में ना यूट्रस का साइज, ठीक है, और स्कारिंग हो जाती है टिश्यू की। ये एशरमैन सिंड्रोम है, ठीक है, ये हो सकता है, ये आपकी प्रेगनेंसी को इफेक्ट कर सकता है, ठीक है, एशरमैन सिंड्रोम जो है। फिर एंडोमेट्रियोसिस होता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्या होता है कि आपके पास जो यूट्रस की नॉर्मल लाइनिंग है या उसमें जो नॉर्मल टिश्यूज हैं वो आउटसाइड ऑफ द यूट्रस ग्रो करना शुरू कर देते हैं। तो ये कंडीशन आपके पास हो जाती है, ये आपको देखनी पड़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपके सामने एक नॉर्मल हिस्टेरो दिखाया गया है। अब जो मैं आगे आपको दिखाऊंगी वो हमारे पास आएगा नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों का व्यू। अगर आप एक तरफ अपने राइट साइड पे यहाँ पे देखो तो ये हिस्टेरो उन्होंने ब्लॉक ट्यूब के साथ दिखाई हुई है और ये ओपन फेलोपियन ट्यूब के साथ। मैंने अभी आपको बताया है जैसे ही अगर हमने कंट्रास्ट दिया है और कंट्रास्ट दोनों ट्यूब्स में पूरा पूरा चला गया है, इसका मतलब है कोई ब्लॉकेज नहीं है और प्रॉपर एब्डोमिनल कैविटी में कंट्रास्ट की जाके स्पिलेज हो गई है, ठीक है। और अगर तो कंट्रास्ट एक स्पेसिफिक जगह पे जाके रुक गया है और वो आगे हमारे पास दोनों ट्यूब्स के एंड पे नहीं जा पा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है यकीनन कोई ब्लॉकेज है। दोनों में डिफरेंस आपको साफ नजर आ रहा है। ये कंट्रास्ट दिया हुआ है जिसकी वजह से यूट्रस हाईलाइट है और हमारी ट्यूब हाईलाइट है, सर्विक्स हाईलाइट है। ये देखो यहाँ तक, अगर इस जगह पे जहाँ जहाँ एरो जा रहा है वहां देखो, तो ये यहाँ एंड तक, ठीक है, कंट्रास्ट पूरा फैल चुका है। लेकिन अगर आप राइट साइड पे आओ, ब्लॉक ट्यूब है तो यहाँ पे ही कंट्रास्ट रुक गया और आगे नहीं जा पा रहा है। तो इसका मतलब है फ्लोपियन ट्यूब ब्लॉकेड है और इसकी वजह से हो सकता है कोई इनफर्टिलिटी इशू आ रहा है, ठीक है। इसीलिए जरूरी है कि कंट्रास्ट की स्पिलेज होना जरूरी है अगर ट्यूब्स हमारे पास हेल्दी और नॉर्मल है तो।
वही बात है कि हिस्टेरोसेल्पिंजोग्राम वर्क कैसे कर रहा है, ये देखो अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि पेशेंट जो हमारी होती है वो लिथोटमी पोजीशन में होती है, या आप ऐसे कह सकते हो सुपाइन लेटी होती है और उसकी नीज फ्लेक्स्ड होती हैं और फीट अपार्ट होते हैं एक दूसरे से। फिर हम क्या करते हैं, डक स्पेक्यूलम उसकी वजाइना में इंसर्ट करते हैं। डक स्पेक्यूलम जैसे हमने वजाइना में इंसर्ट की, उसकी वजह से क्या होगा कि वो वजाइना की वॉल्स को खोल देगा, ठीक है, खोल देगा। उसके बाद हम फोर्सेप की मदद से सर्विक्स को ओपन करते हैं। सर्विक्स को ओपन करने के बाद ये इंजेक्शन होता है, इसके आगे आप कैनुला इंसर्ट करते हो, इसमें इसके थ्रू बेसिकली आप कंट्रास्ट दे रहे हो, तो ये आप पेशेंट की वजाइना के थ्रू सर्विक्स में डालते हो और कंट्रास्ट देना शुरू कर देते हो। ये देखो ये आपने कंट्रास्ट देना शुरू कर दिया है। जैसे आप कंट्रास्ट देना शुरू कर दोगे तो वही वाली बात जो मैंने आपको पीछे बताई थी, एब्नॉर्मल नॉर्मल का डिफरेंस आपको पता लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है। बहुत से लोगों को पेन होती है, क्रैम्पिंग हो रही होती है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर ब्लॉकेज होगी और कंट्रास्ट दे रहे होंगे तो पेशेंट को इंटेंस पेन भी फील हो रही होगी और उसको डिस्कम्फर्ट भी होगा। अक्सर लोगों को वॉमिटिंग नॉजिया भी फील हो रहा होता है, तो ऐसे में हम पेशेंट्स को पहले से ही पेन किलर दे देते हैं, ठीक है। पेन किलर भी अपनी पेशेंट्स को दे देते हैं। एनेस्थीसिया भी, आप लोकल एनेस्थीसिया भी यूज कर सकते हो नम करने के लिए। आपकी जो पेरिनियल कैविटी है, ठीक है, उसको नम करने के लिए हम पेशेंट्स को एनेस्थीसिया भी दे देते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि हर पेशेंट की पेन बेरिंग कैपेसिटी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो आप लोग पेशेंट को ये सारा कुछ पेशेंट प्रिपरेशन में मैं अभी आपको बताऊंगी। और हिस्टेरो कराने के अक्सर ऐसा होता है कि 3 मंथ्स के बाद पेशेंट कंसीव कर लेते हैं। अब हर पेशेंट का रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑब्वियसली डिफरेंटली फंक्शन कर रहा होता है एक दूसरे फीमेल से, तो डिपेंड कर रहा होता है। जैसे ही हम कंट्रास्ट देते हैं और फिर जो ट्यूब ब्लॉक होती है वो खुल जाती है, ठीक है। अच्छा, अब मैं नेक्स्ट आपको इंडिकेशंस बताती हूँ। इंडिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्टेरो की, आपकी बुक में जितनी लिखी हुई है आपको सारी आनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हिस्टेरो आपको ये बता रहा होता है कि आपकी आइदर जो ट्यूब्स हैं वो पार्शली ब्लॉक भी हो सकती हैं और फुली ब्लॉक भी हो सकती हैं। आपकी यूट्रस का साइज जो है वो नॉर्मल है, शेप नॉर्मल है, साइज नहीं नॉर्मल, ये सारा कुछ भी वो साथ में बताता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले हमारे पास आता है कि इंडिकेशन में हमारे पास आती है इनफर्टिलिटी, मेन कॉज होता है, ठीक है। हिस्टेरो का रिकरेंट मिसकैरेजेस, अबॉर्शंस हो रहे होते हैं जिनको कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज होती है यूट्रस की, ठीक है, जैसे कि फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं यूट्रस में, पॉलिप्स हो सकते हैं, एडिशंस हो सकती हैं, एशरमैन सिंड्रोम जैसे मैंने बताया है, ठीक है। यूट्रस की स्ट्रक्चरल एब्नॉर्मेलिटीज हो सकती हैं, उसमें आपके पास क्या हो सकता है, सेप्टुटेट हो सकता है, या यूनिकॉर्नस यूट्रस भी हो सकता है और बायकॉर्नुएट यूट्रस भी होता है, ठीक है। ये सारी आपके पास यूट्रस की एब्नॉर्मेलिटीज हैं। अच्छा, अब आपके पास होगा कि यूनिकॉर्नुएट यूट्रस में क्या डिफरेंस है और बायकॉर्नुएट यूट्रस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। ये बेसिकली कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज है। कंजेनिटल एब्नॉर्मेलिटीज होती हैं जो बाय बर्थ होती हैं, ठीक है। यूनिकॉर्नुएट यूट्रस का मतलब ये होता है कि एक ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, इसमें गर्ल जो हमारे पास होती है उसका यूट्रस जो होता है सिर्फ हाफ बना हुआ होता है, ठीक है। उसकी फॉर्मेशन यूट्रस की सिर्फ आधी हुई भी होती है। वो हमारे पास होता है यूनिकॉर्नुएट यूट्रस, और उसमें ज्यादा हमारे पास क्या होता है कि सिर्फ फीमेल की, उस बच्ची की एक ही फेलोपियन ट्यूब होती है हमारे पास। और यूनिकॉर्नुएट यूट्रस जो होता है ये बेसिकली टिपिकल यूट्रस जो हमारे पास होता है उससे स्मॉलर होता है, ठीक है। ये बेसिकली बाय बर्थ होता है और ये रेयर होता है, ठीक है, रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर होता है ये। और इसी तरह हमारे पास आता है बायकॉर्नुएट यूट्रस होता है। बायकॉर्नुएट यूट्रस जो होता है ये यूट्राइन मैलफॉर्मेशन होता है। इसमें हमारे ये भी रेयर एनोमली होती है, ठीक है, लेकिन इसमें ये होता है कि रिप्रोडक्टिव आउटकम जो होते हैं ना वो शदीद वर्स हो जाते हैं। और इसमें बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हो रहे होते हैं, ठीक है। लाइक आप हमारी पेशेंट जो है, आपकी जो पेशेंट आ रही है वो कंसीव कर रही है, लेकिन कंसीव करने के बाद बार बार उसका अबॉर्शन हो रहा है, या प्रेगनेंसी लॉस हो गया है, एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है, उसको प्री टर्म लेबर हो रहे हैं, ये मोस्ट कॉमन कॉजेज होती हैं, ठीक है। अब ये भी सवाल हो सकता है कि जो फीमेल्स बायकॉन्ड में यूट्रस के साथ होते हैं क्या उनको बेबी हो सकता है? हो सकता है, अगर कुछ चीजें नेचुरली हैं
जो खुदा की तरफ से हैं, लेकिन कुछ मेडिकली भी अप्रूव चीजें हैं। तो लेकिन औरत कंसीव जरूर कर सकती है जो बायकॉर्नुअल यूट्रस के साथ फीमेल्स हैं, ठीक है, लेकिन उनमें मिस कैरेज, प्री टर्म बर्थ और स्टिल बर्थ, इनके रिस्क जो होते हैं ना वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आती है पोस्ट ऑपरेटिव एवेल्युएशन होती है, ठीक है, या पहले से कोई सर्जरी हुई भी है, जैसे कि ट्यूबल लाइगेशन हुई भी है। ट्यूबल लाइगेशन जो होता है, आप ट्यूबल लाइगेशन को ये कह सकते हो, इट्स टाइप ऑफ परमानेंट बर्थ कंट्रोल, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फैमिली प्लानिंग करते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे हैं हॉस्पिटल्स में डिपार्टमेंट फैमिली केयर के भी, ठीक है, फैमिली प्लानिंग के भी, लेकिन लोग प्रेफर नहीं करते, लेकिन करना चाहिए आबादी कंट्रोल करने के लिए भी। तो ट्यूबल लाइगेशन जो है ये बेसिकली एक परमानेंट बर्थ कंट्रोल मेथड होता है, और हम जो फीमेल बॉडी होती है उसको हील करने में कुछ टाइम लगता है, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी होती है। अब ट्यूबल लाइगेशन जो है ये आपको नाम से ही बता रहा है, इसमें बेसिकली एक सर्जिकली प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल्स की जो फिलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, वो उन ट्यूब्स को बंद करा देती है, यानी टाइट करा देती है। अगर आप ट्यूबल लाइगेशन को, जिस वक्त ये टॉपिक पढ़ रहे हो, ट्यूबल लाइगेशन को यूट्यूब पे या गूगल पे साथ खोल के देखना, तो उसमें उन्होंने बकायदा इमेज में दिखाया होगा कि फिलोपियन ट्यूब को एक क्लिप सा लगा दिया उन्होंने। तो क्लिप जो है वो बेसिकली ट्यूब्स जो हैं उनको टाई कर दिया गया है, ठीक है। इसमें ऐसे आप कह सकते हो कि फिलोपियन ट्यूब जो है उनको कट कर दिया जाता है, टाई कर दिया जाता है, या आइदर उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है ताकि प्रेगनेंसी ना हो, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर कॉन्ट्रासेप्टिव्स का ऑप्शन है, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी आपकी जो पेशेंट है वो ले सकती है या फीमेल ले सकती है। आइदर आप ट्यूबल लाइगेशन भी करा सकते हो, ठीक है। ट्यूबल लाइगेशन जब हो जाएगी तो ऑब्वियस इसका मतलब ये है कि जो आपका एग जो है वो जो है ओवरीज, ठीक है, से पास होकर फिलोपियन ट्यूब्स में नहीं जाएगा, ठीक है, और आपके स्पर्म को भी ब्लॉक कर देगा ताकि वो फिलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ एग तक ना पहुंचे और मीटिंग ना हो, ठीक है। और एक बात, अगर आपके जेहन में यह है कि ट्यूबल लाइगेशन जो है वो हमारे मेनिस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट करेगी, ट्यूबल लाइगेशन जो है वो मेनिस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट नहीं करती। ऑब्वियसली फीमेल बॉडी को हील होने में टाइम लगेगा, बट वो जो है वो आपके मेनिस्ट्रुअल साइकिल को इफेक्ट नहीं करेगी। होपफुली यहाँ तक जो है आप लोग को क्लियर होगा, ठीक है। ये आप लोगों के लिए डिटेल में पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर जो आता है वो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। होपफुली आपको यहाँ तक चीजें क्लियर होंगी। अगर इनके चीजें क्लियर नहीं होती तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को दोबारा पढ़ा दूंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। कॉन्ट्रा इंडिकेशंस में हमारे पास है, इफ there is chance of pregnancy, यानी suspected pregnancy है, you will not opt for this procedure because it would be harmful for the fetus. अगर पेशेंट को pelvic infection है, कोई भी pelvic inflammatory disease है, नहीं करोगे ऐसी कंडीशन में हिस्टेरो। रीसेंट डायलिटेशन और करीटेज हुई भी है, उस कंडीशन में नहीं करोगे। अब डायलिटेशन और करीटेज क्या है? डायलिटेशन और करीटेज कहते हैं डीएनसी को, ठीक है। और ये इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है डीएनसी, बहुत ज्यादा। इसको आप, मैंने आपको एक दफा पहले भी बताया था, डीएनसी जो है, ठीक है, फीमेल्स कराती हैं, ठीक है। डीएनसी और अबॉर्शन में भी डिफरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, डीएनसी होती है डायलिटेशन एंड करीटेज, एक प्रोसीजर होता है बेसिकली, ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है कि फीमेल की जो सर्विक्स है ना उसको डायलेट कर दिया जाता है। इतना डायलेट कर दिया जाता है कि जो हमारी एंडोमीट्रियम है, एंडोमीट्रियम यानी ये यूट्रन यूटराइन लाइनिंग होती है ना, बेसिकली एंडोमीट्रियम क्या होती है? यूटराइन लाइनिंग होती है। उस यूटराइन लाइनिंग को या एंडोमीट्रियम को स्क्रैप ऑफ किया जाता है। स्क्रैप ऑफ का मतलब ये होता है कि जिस तरह आप किसी चीज को खुरचते नहीं हो, ठीक है, जैसे कोई एक चीज है वो चिपक गई है एक जगह पे और आप उसको रगड़ कर उतार रहे हो, स्क्रैपिंग करते हो, बेसिकली स्क्रैपिंग की जाती है। और स्क्रैपिंग क्यों की जाती है? ताकि जो भी अंदर एबनॉर्मल टिश्यूज रह गए हुए हैं यूट्रस के अंदर आफ्टर प्रेगनेंसी, उसको रिमूव करने के लिए,
ठीक है, किसी भी वजह से फीमेल को प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, प्रेगनेंसी लॉस हो गया है, एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है, इस कंप्लेंट के साथ पेशेंट आपके पास आई है, आपकी डॉक्टर ने उसको सजेस्ट किया है कि डीएनसी करना है। डीएनसी में क्या है, दोबारा रिपीट करती हूँ, डीएनसी एक सर्जिकल प्रोसीजर है जिनमें बेसिकली आपके सर्विक्स को डायलेट किया जाता है यानी एक्सपैंड किया जाता है, और उसमें आपकी एंडोमीट्रियम जो है उसको स्क्रेप ऑफ किया जाता है ताकि एबनॉर्मल टिश्यूज जो भी अंदर रह गए हैं, ठीक है, हमारी लेमैन जबान में अगर के बच्चे का कोई भी जरा अंदर रह गया तो उसको स्क्रेप करके निकाल दिया जाता है। डायलिटेशन का मतलब एक्सपैंड करना, ठीक है, और करेटेज का मतलब है एक स्पून शेप इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आपकी यूट्रस को स्क्रेपिंग की जाती है। अबॉर्शन इलीगल है बट डीएनसी इज नॉट इलीगल, ये चीज याद रखनी है। डीएनसी किसी भी एबनॉर्मेलिटी की वजह से करा सकते हो आप, एंड अबॉर्शन तो हमारे यहाँ पे इलीगल है, ठीक है। उसके बाद ट्यूबल और यूट्राइन सर्जरी हो सकता है कि आपकी पास जो फीमेल पेशेंट आई है आपने उसने ये सारी चीजें पूछी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था डिटेल फीमेल हिस्ट्री आपने लेनी है अपनी पेशेंट से, तो हो सकता है वो बता सकती है उसको यूट्राइन सर्जरी हुई हो, यूट्राइन सर्जरी हो सकता है पॉलिप की वजह से हुई हो, उसको फाइब्रॉइड्स हो सकते हैं, अगर ट्यूबल कोई एबनॉर्मेलिटी है तो ट्यूबल एबनॉर्मेलिटी में उसके पास हाइड्रोसेल्पिंग्स एबनॉर्मेलिटी आ सकती है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है, ब्लॉक ट्यूब हो सकती है जिसकी वजह से उसकी सर्जरी हुई भी हो, तो उसके आपने ये सारी चीजें उससे पूछनी है। अगर तो वो अभी रिसेंटली रिकवर करिए हील करिए तो ऐसे में हम हिस्टेरो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हिस्टेरो इतना पेनफुल प्रोसीजर है क्योंकि हमने डक स्पेकुलम इंसर्ट करना होता है पेशेंट की वजाइना में, अगर पेशेंट पहले हील नहीं हुई तो हम इतना पेनफुल प्रोसीजर ऊपर से नहीं कर सकते। उसके बाद कंट्रास्ट सेंसिटिविटी, ऑब्वियसली कंट्रास्ट रेडियोलॉजिकल प्रोसीजर है तो कंट्रास्ट को तो हमें देखना ही पड़ेगा कि पेशेंट को कंट्रास्ट से तो एलर्जी नहीं है, और ये सारी चीजें एज अ टेक्नोलॉजिस्ट आपने पहले पेशेंट से पूछनी है। होपफुली मेरा एक एक पॉइंट क्लियर हो रहा होगा, नहीं हो रहा तो आप लोग मुझसे दोबारा पूछ सकते हो क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। यहाँ तक आप लोगों ने अच्छी तरह पढ़ना है, खुद से भी पढ़ना है, नहीं समझ में आता तो भी मुझसे पूछना है। इंडिकेशंस कॉन्ट्रा इंडिकेशंस बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। हिस्टेरो में हमारे पास कंट्रास्ट जो है बेसिकली हम लोकम यूज कर रहे होते हैं, या आप ऐसे कह सकते हो वाटर सॉल्युबल कंट्रास्ट मीडिया भी आप यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। आपकी बुक में भी कंट्रास्ट की टाइप्स लिखी हुई है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के इक्विपमेंट्स यूज हो रहे होते हैं हिस्टेरो के लिए, जिसमें आपके पास सबसे पहले अगर हम इक्विपमेंट की बात करें बड़ी, तो फ्लोरोस्कोपिक यूनिट होता है जो आप नॉर्मल देखते हो अपने डिपार्टमेंट में रेडियोलॉजी में। एक वेजाइनल स्पेक्युलम होता है यानी डक स्पेक्युलम होता है, वो डक शेप होता है, जैसे डक का मुंह नहीं होता वैसे होती है वेजाइनल स्पेक्युलम उसको कहते हैं। फोर्सेप्स होता है, फोर्सेप्स वो सीजर टाइप होता है, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट टाइप के कैनुलाज होते हैं, ठीक है, जिसमें है जिसको हम यूटेराइन कैनुला कहते हैं। आपकी बुक में जो स्पेसिफिक नाम उन्होंने लिखा हुआ है वो है लीच विल्किंसन कैनुला। फिर एक पूरी हिस्टेरो की ट्रे होती है, उसके अंदर आपके पास कैथेटर पड़े हुए होते हैं, कैनुलास पड़े हुए होते हैं, कॉटन बॉल पड़ी हुई होती है, गॉजेज होते हैं, ड्रेप्स होते हैं, स्पॉन्ज होल्डिंग फॉरसेप्स होते हैं, सिरिंजेस, ल्यूब्रिकेटिंग जेली, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस पड़े हुए होते हैं, फोलिस कैथेटर, कंट्रास्ट वगैरह, ये सारा कुछ उस ट्रे में पड़ा हुआ होता है, और ये सारी चीजें आपके पास प्रोसीजर में यूज होनी होती हैं, इसलिए आपको इनका पता होना चाहिए। होपफुली आप लोग रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में जो और कभी हिस्टेरो देखो तो आप लोगों को आइडिया हो। अगर आप लोग कोविड की वजह से नहीं भी जा सकते तो आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आप लोग यूट्यूब पे एक दफा हिस्टेरो की वीडियो लाजमी देखो सारे स्टूडेंट्स, ताकि आप लोगों को पता चले और आप लोगों के लिए आसानी हो प्रोसीजर को पढ़ने में भी साथ साथ और समझने में भी साथ साथ। होपफुली मेरा एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा यहाँ तक। मैं खुद ज्यादा डिटेल में सारा खत्म नहीं करा रही साथ में, क्योंकि आपके पास पहले ही हजम करने को बहुत कुछ है, तो पहले ये सारे पॉइंट्स आप क्लियर करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पेशेंट प्रिपरेशन बताऊंगी, क्योंकि हिस्टेरो के लिए पेशेंट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
पेशेंट प्रेपरेशन में हमारे पास जो चीज आ रही है सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि जिस टाइम पे हमने पेशेंट का ये प्रोसीजर करना है, यानी टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर, और टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर जो है वो है 10-day रूल। और 10-day रूल क्या है ये समझना अक्सर बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होता है, जबकि हमारी जो एग्जामिनर आता है आती है वो ये क्वेश्चन जरूर करता है कि 10-day रूल क्या होता है। इसलिए हर बच्ची को 10-day रूल का पता होना चाहिए। इसलिए मैंने कहा पहले जितनी भी आज हमने टर्मिनोलॉजीज पढ़ी है पहले तो वो क्लियर होनी चाहिए सबको, कि यूट्रस क्या है, बाइकॉर्नर यूट्रस, ठीक है, यूनिकॉर्नेट यूट्रस, एशरमैन सिंड्रोम, हाइड्रोसेल्पिंग्स, एंडोमेट्रियोसिस, प्राइमरी प्रेगनेंसी, सेकेंडरी प्रेगनेंसी, यूट्रस क्या है, सर्विक्स क्या है, नॉर्मल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे हो रहा है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस क्या क्या हैं, ओव्यूलेटरी फेज है, प्रोलिफरेटिव फेज है, फॉलिकुलर फेज है, ये सारे के सारे हमने करने हैं। और हिस्टेरो जो है वो ज्यादातर हम प्रोलिफरेटिव फेज में कर रहे होते हैं, ठीक है। और प्रेग्नेंट फीमेल्स में हम नहीं करते, प्रेग्नेंट फीमेल्स में नहीं करते। किस टाइम पे करते हैं, किस टाइम पे नहीं करना चाहिए, बेसिकली हिस्टेरो के लिए टाइमिंग ऑफ द प्रोसीजर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए 10-day रूल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी के लिए आज के लिए यहाँ तक काफी है। प्लीज प्लीज लेक्चर्स को साथ साथ अच्छी तरह पढ़ें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज।